हेलो बच्चों आज केस थर्ड पढ़ने वाले हैं। केस फर्स्ट एंड सेकंड की अगर बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में हमने केस फर्स्ट एंड सेकंड डिस्कस कर लिया था। केस फर्स्ट एंड सेकंड में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। पहले केस फर्स्ट की अगर बात करें तो केस फर्स्ट में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, डाइपोल की वजह से एट अ एक्सिस पे। कहाँ पे, ये था हमारा एट एनी पॉइंट, नहीं किस पे देखा था हमने, एक्सिस पे। अच्छा, और यहाँ पे अभी हम फिलहाल केस सेकेंड नहीं केस थर्ड पढ़ रहे हैं, तो केस सेकेंड भी आया होगा। केस सेकेंड जो था वो क्या था हमारे पास, इक्वेटोरियल एक्सिस। किस पे हमने देखा था, इक्वेटोरियल एक्सिस पे देखा था। अगर दोनों की बात करें कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, तो अगर आपको याद होगा ई एक्सिस वाला जो इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास 2kp/r³। एक बार देख लेना आप, क्या यही आया था एक्सिस पे, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। सिमिलरली हमारे पास क्या और नेक्स्ट मिला था, ई परपेंडिकुलर, या हम बोल सकते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस। इस पे कितना आया था, तो इस पे हमने देखा था kp/r³ मिला था हमें। क्लियर है इतना। तो हमारे पास ये दो केसेस डिस्कस हो चुके थे। आज हम केस थर्ड पढ़ने वाले हैं और केस थर्ड में हम देखने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन अ स्पेस। ये है आपका हेडिंग, तो हेडिंग लगाइएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन अ स्पेस। बच्चों देखो, अगर स्पेस में तुम्हें जाना है, मतलब किसी भी पॉइंट पे तुम्हें जाना है, तो तुम्हें पोलर्स कोऑर्डिनेट आना जरूरी है। पोलर कोऑर्डिनेट्स अभी समझाते हैं क्या होता है। जैसे मान लो तुमसे मैं बोलता हूँ कि हमारे पास एक ये कार्टेशियन प्लेन की तरह ही कुछ पॉइंट है, ठीक है, तुम्हें यहाँ पे जाना है इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे अगर तुम्हारे पास जाने के लिए तुम्हें दो चीज़ें होना ज़रूरी है, क्या कि सर x से कितने डिस्टेंस पे हम ट्रेवल किए हैं एंड y से कितने डिस्टेंस पे ट्रेवल किए हैं, हम यहाँ पे पहुँच सकते हैं, इस पॉइंट पे पहुँच सकते हैं कार्टेशियन प्लेन में। बट जो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की तरह ही ये पोलर कोऑर्डिनेट होता है। जैसे मैं आपको क्या दे दूँ, ये ना दे के ये दोनों चीज़ जो हम ये x नहीं y था, y एंड x ना दे के मैं आपको एक और चीज़ देता हूँ। क्या, यहाँ पे मैं फिगर बनाता हूँ, देखिएगा। अगर मान लो मैं आपसे बोलता हूँ कि फिर इसी पॉइंट पे आपको जाना है, इस वाली पॉइंट पे। अब इसके लिए मैंने आपको एक रेडियस दे दिया और आपको एक x एक्सिस से एंगल दे दिया, तो क्या आप पहुँच सकते हैं वहाँ पे? हाँ, ईजिली पहुंच सकते हैं भाई। आप एक्स वाई की ज़रूरत नहीं है, आपको ये एंगल मिल गया थीटा और ये रेडियस मिल गया आर, तो आप उस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। इसी को बोला जाता है पोलर कोऑर्डिनेट बच्चों, ठीक है। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट था, सिमिलर है, बस यहाँ पे आएगा क्या, आर एंड थीटा। क्लियर है इतना। चलिए, तो देखो हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, तो हमारे पास एक वैल्यू होगी आर की और एक वैल्यू होगी थीटा की। क्लियर है इतना। एग्जाम्पल के लिए हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास मान लो ये रेडियस 2 का है और एंगल इससे x एक्सिस से कितना बना रहा है, π/3। तो हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे लिखेंगे, 2, π/3 में। क्लियर है इतना। तो हमें इसलिए इसका ज़रूरत पड़ा क्योंकि हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ना बच्चों, तो कहीं पे जाना होगा। तो डाइपोल से तुम्हें कहीं पे जाने के लिए एंगल्स की और इस डिस्टेंस की ज़रूरत होगी, तो हम इसी पे बात करने वाले हैं नीचे। देखो, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के लिए अगर मान लो ये तुम्हारे पास डाइपोल है, -q एंड +q चार्जेज हैं, और यहाँ से एक इसके सेंटर से किसी पॉइंट पे तुम्हें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है। तो आपको इस x की ज़रूरत होगी और इस थीटा की ज़रूरत होगी। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये होगा, ठीक है। थीटा क्या है, एंगल इन अ एंटी क्लॉकवाइज विद द डाइपोल मोमेंट। ये ध्यान देना बच्चों, क्या बोल रहा है, एंगल इन अ एंटी क्लॉकवाइज विद द डाइपोल मोमेंट। अगर इस चीज़ को समझ जाओगे तो क्लियर हो जाएगी ये बात, आगे दिक्कत नहीं होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। बोल रहा है ना कि जो थीटा है, ये जरूरी नहीं तुम थीटा यहाँ से यहाँ बना दो, नहीं, ये एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज विद द डाइपोल मोमेंट। देखो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, ये है, और यहाँ से तुम एंटी क्लॉकवाइज अगर चलते हो तो क्या इसी डायरेक्शन में चलोगे, तो क्या ये वाला गलत हो जाएगा, हाँ ये सही है, हमारे पास ये डायरेक्शन सही है। जैसे मान लो अगर हम +q यहाँ रख देते हैं और -q यहाँ रख देते हैं, तो डाइपोल का डायरेक्शन ये हो जाता। अब इस केस के लिए अगर हम आपसे बोलते हैं कि ये लाइन है और यहाँ पे तुम्हें निकालना है क्या,
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप यहाँ सेंटर से मिला देते हैं। अब एंगल कौन सा लेता आपको एंगल लेना पड़ेगा ना, तो एंगल लेने के लिए देखो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज आपको चलना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज समझ रहे हैं ना, जिधर डाइपोल जा रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये डाइपोल ऐसे जा रहा है, इससे एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो ये तो क्लॉकवाइज है ना। डायरेक्शन कौन सा सेलेक्ट करोगे, ये या ये? अब बस ये बता दो तो समझ जाएंगे कि क्लियर हो गया। ये ग्रीन वाला या ब्लू वाला डायरेक्शन, कौन सा एंगल लिया जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज का है डाइपोल से एंगल, यहाँ फिर से इसको पढ़ लो, एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज विद द डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट से हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे। ये डाइपोल मोमेंट का अगर डायरेक्शन है तो एंटी क्लॉकवाइज इसके लिए ये होगा, अगर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है तो एंटी क्लॉकवाइज ये होगा। क्लियर है इतना? चलिए, तो ये ब्लू वाला इसके लिए सही हो गया। नेक्स्ट फिर आते हैं नीचे कि अब डेरिवेशन कैसे करेंगे। तो डेरिवेशन में आएंगे बच्चों तो देख रहे हैं कि हमारे पास एक डाइपोल सिस्टम है। डाइपोल सिस्टम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक है माइनस क्यू और एक है प्लस क्यू। दो चार्जेज हैं, सेपरेटेड हैं दोनों किसी डिस्टेंस से, इसी को तो डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, इसके सेंटर से इस पॉइंट आर पे आपको कहीं ना कहीं पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा सा फिगर कंफ्यूज मत होना, फिर से मैं बताऊंगा, एक बार समझ लो। माइनस क्यू प्लस क्यू दो चार्जेज हैं, दोनों सेपरेटेड हैं स्मॉल डिस्टेंस से, और यहाँ पे हमें आर पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डाइपोल की वजह से। तो देखो किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, मैंने पहले बोला एक थीटा की ज़रूरत होगी, दूसरी किस चीज़ की ज़रूरत होगी, आर की ज़रूरत होगी। तो दोनों हमारे पास गिवन है मान लो। ठीक है, तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, हम देख रहे हैं इसको कई मेथड से सॉल्व किया जाता है। ये सिंपल मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। आप सबसे पहले इस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखेंगे। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या इधर होगा, माइनस से प्लस। ठीक है, तो ये देखो मैं एरो यहाँ पे बनाया हूँ डाइपोल मोमेंट के लिए। ओके, अब इसी डाइपोल मोमेंट को मैं दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेता हूँ बच्चों। दो कंपोनेंट में अगर आप ब्रेक करेंगे इसको तो देखो, एक तो ये है हमारा डाइपोल मोमेंट, इसका एक कंपोनेंट जिससे ये एंगल बना रहा था थीटा, वो पी कॉस थीटा हो गया, और एक कंपोनेंट जो हमारा इसके परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, पी साइन थीटा। क्लियर है इतना? एक हो गया हमारे पास पी कॉस थीटा और एक हो गया हमारे पास पी साइन थीटा। दो कंपोनेंट ब्रेक हो गए। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, इस आर पॉइंट के लिए, इस आर पॉइंट के लिए क्या ये पी साइन थीटा परपेंडिकुलर है? भाई इस आर साइन थीटा पे अगर हम देखें तो ये लाइन ऐसे आ रही है ना, ये लाइन ऐसे आ रही है, तो इस पे ये क्या जा रहा है, परपेंडिकुलर ही तो जा रहा है। तो आर साइन थीटा क्या हो रहा है, सॉरी पी साइन थीटा क्या हो रहा है, इस आर पॉइंट के लिए परपेंडिकुलर हो रहा है। अच्छा, और ये पी कॉस थीटा जो है इस आर पॉइंट के क्या एक्सिस पे ही जा रहा है? ध्यान से देखो, क्या इसी एक्सिस पे ही जा रहा है? इसका भी तो डायरेक्शन इधर ही है, इस पी कॉस थीटा का भी तो डायरेक्शन इधर ही है जिधर ये आर पॉइंट रखा है, मतलब दोनों एक ही एक्सिस पे हैं। ये मान लो आर है और इधर ही हमारा क्या जा रहा है, पी कॉस थीटा, तो दोनों एक सेम एक्सिस पे हो गए। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, टू न्यू डाइपोल जो हैं पी कॉस थीटा, ये जो निकला है वो आर इज अ एक्सियल पॉइंट है और पी साइन थीटा आर इज अ इक्वेटोरियल पॉइंट है। पी साइन थीटा हमेशा इक्वेटोरियल पॉइंट पे लाई कर रहा है, इस इक्वेटोरियल मतलब परपेंडिकुलर इसके, और जो ये है इसके एक्सिस पे लाई कर रहा है। क्लियर है इतना? तो बस अभी तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है दोनों का, एक्सियल का और इक्वेटोरियल का, उठा के वैल्यू रख दो। तो ई एक्सिस का वैल्यू अगर रखते हैं आप तो क्या हो जाएगा, 2k अपॉन आर क्यू होता है, 2kp अपॉन आर क्यू, यही आपने पढ़ा है फॉर्मूला, 2kp अपॉन आर क्यू। बट यहाँ पे ध्यान देना, p नहीं है, एक्सियल है, तो एक्सियल के लिए हमने क्या बोला था आपको, p cos थीटा। जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या रहेगा, p cos थीटा, तो आप क्या रख देंगे, p cos थीटा, p की जगह पे। सिमिलरली ई परपेंडिकुलर का निकालेंगे तो ई परपेंडिकुलर कितना होता है, kp अपॉन आर क्यू होता है, बट यहाँ पे p ना होके क्या है, p साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, p साइन थीटा। अब ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया इस आर पॉइंट पे, एक तो एक्सिस पे और एक परपेंडिकुलर। क्लियर है इतना? तो अगर हमें दो कंपोनेंट, मतलब कह सकते हैं दो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, तो क्या हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगा?
तो इन दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो नेट इसका 45 पे कहीं आने वाला है, जिसको ई नेट बोल सकते हैं। तो ई नेट की वैल्यू आपको पता है, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा 90 0, तो कॉस 90 0 होगा तो पूरा खत्म हो जाएगा, ओनली बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए है ई ए और ये क्या है, बी ई परपेंडिकुलर। दोनों वैल्यू उठा के हमने रख दिया, और जैसे वैल्यू हमने रखी यहाँ पे हमें देखने को मिल गया क्या, कि ई ए की वैल्यू ये थी और ई परपेंडिकुलर की ये। अब इसको रख के सॉल्व करना है बच्चों। देखो ये बोर्ड में तो आता नहीं है, बट यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि ये कैसे आ रहा है, ये डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा कि सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड लगा के। मैं पूरा बड़ा होने की वजह से इसमें सॉल्व नहीं किया हूँ, आप एक बार कोशिश करिएगा। नहीं आ रहा है तो इस रिजल्ट को बस याद कर लीजिए, ये रिजल्ट आएगा KP/RQ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है इतना? इस पे न्यूमेरिकल आते रहते हैं, बट बोर्ड में ये नहीं आता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं अपना, इसको नोट कर लीजिए और नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बच्चों, टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों देखो हमें इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ना है, तो हम बात करेंगे टॉर्क की, जो कि क्लास 11th में आपने पढ़ रखा है। बट टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम्हें खुद पता है कि अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं और उसमें किसी भी जैसे मान लो मैं बोलूँ कि डाइपोल को रख देते हो, जैसे इस फिगर को देखो ध्यान से। इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये शो होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर तुम एक डाइपोल रख देते हो, डाइपोल का डायरेक्शन कुछ ऐसे है, जो ये सिस्टम आपको दिख रहा है, ये डाइपोल है। इसमें प्लस क्यू चार्ज इधर है और माइनस क्यू चार्ज इधर है, बीच में कहीं ना कहीं सेंटर है, सेंटर से एक डिस्टेंस ए होता है और एक ए होता है, ये आपको पता है। अच्छा, जो पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, उस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगने वाला है, पहले तो फोर्स लगेगा कितना चार्ज पे, तो फोर्स लगता है Q × E, ये तो पता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो यहाँ से फोर्स लगने वाला है ये। तो सिमिलरली देखें बच्चों कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है। इतना तो आपने पढ़ रखा है, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर से इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है। तो पॉजिटिव चार्ज का फोर्स का डायरेक्शन Q × E क्या इधर ही रहने वाला है? क्लियर है इतना? अच्छा, माइनस क्यू चार्ज ये है, अब इस पे किधर फोर्स लगेगा, अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट में लगेगा इस पे फोर्स, इस डायरेक्शन में। क्लियर है इतना? अब देखो ये वाला फोर्स इसको इधर और ये वाला फोर्स इसको इधर ऐसे लग रहा है, तो ये इसको ऐसे रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है। देखो ये ऐसे रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है इसको, तो क्या ये टॉर्क इसमें जनरेट होगा? अच्छा, दोनों फोर्स Q × E और Q × E सेम है, तो नेट फोर्स दोनों का डायरेक्शन देखो, फिगर में देखो, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो क्या नेट फोर्स 0 हो जाएगा? यस, नेट फोर्स 0 हो जाएगा इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देन F नेट इज 0 मीन्स क्या है, ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। क्लियर है इतना? ठीक है। बोल रहा है टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विद अ डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विद अ डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। ये देख रहे हैं ना आप, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं जो इक्वल लाइन, इक्वल कह सकते हैं हमारे लाइन ऑफ एक्शन पे ही ये कर रहे हैं, बट डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे हैं, एक इधर है और एक इधर है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, जिसकी वजह से लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इस पे 0 हो जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, इसमें टॉर्क जो जनरेट हो रहा है उसको निकालेंगे कैसे। तो टॉर्क निकालने का सिंपल तरीका है, हमारे पास मान लिया कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये था, पूरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, डायरेक्शन ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ पे दिख गया। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो इसमें मैंने टॉर्क रखा था, ये टॉर्क है आपके पास, ये टॉर्क रख दिया हमने। अच्छा बच्चों, जब टॉर्क हमने रखा था तो इसमें हमने देखा था कि एक फोर्स पॉजिटिव वाला इस डायरेक्शन में और निगेटिव वाला इस डायरेक्शन में लग रहा है।
ओके ये इसको इधर रोटेट कराएगा, ये इसको इधर रोटेट कराएगा। बट एक चीज़ ध्यान देना, सेंटर से ये डिस्टेंस a है और सेंटर से ये डिस्टेंस भी क्या है हमारे पास a है। तो अगर दोनों डिस्टेंस a हैं सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से, तो हमें टॉर्क निकालने के लिए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है ना बच्चों, उस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? नहीं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हम यहाँ पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, ये वाला देखो, ये कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर वाला क्या हो जाएगा? साइन थीटा होगा यहाँ पे। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं ये लाइन, ये जो है ये परपेंडिकुलर है, तो ये कितना हो जाएगा? ए साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पे ये लाइन जो परपेंडिकुलर है इस फोर्स के, वो कितना हो जाएगा? ए साइन थीटा। ठीक है, बस कुछ नहीं किया गया, दो कंपोनेंट ब्रेक किया गया था ए का, जिसमें दो कंपोनेंट में परपेंडिकुलर वाली कंपोनेंट को काउंट कर लिया गया है। क्लियर है इतना? क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि टॉर्क जो होता है वो होता है बच्चों फोर्स इनटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस कैसा? परपेंडिकुलर वाला। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ए साइन थीटा है, और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ए साइन थीटा है। तो बस अब ले लो वैल्यू एफ इंटू डी। तो टॉर्क नेट के लिए इसका भी टॉर्क और इसका भी टॉर्क दोनों जोड़ना पड़ेगा। तो टॉर्क पॉजिटिव की वजह से एंड टॉर्क निगेटिव की वजह से, दोनों को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो पॉजिटिव की वजह से कितना आया? क्यू ई ए साइन थीटा। फोर्स कितना है? क्यू इंटू ई, और डिस्टेंस कितना है? ए ई इंटू साइन थीटा, ए इंटू साइन थीटा। सिमिलरली हमारा यहाँ पे भी फोर्स कितना है? क्यू ई, और डिस्टेंस कितना है? ए साइन थीटा। दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2Q, कितना है ये? 2QEA साइन थीटा। क्लियर है इतना? ओके यहाँ से देखो, इस 2 को मैं क्या Q इंटू ए के साथ भेज सकता हूँ? तो 2 जो है हमारा ए के साथ आ गया, Q ऐसे रहने दिया, और ये बन गया ये E साइन थीटा। Q इंटू ए को क्या बोल सकते हैं बच्चों? P बोल सकते हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है? E साइन थीटा। E साइन थीटा को ऐसे हमने लिख दिया। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया PE साइन थीटा। क्लियर है इतना? क्या बना हमारे पास फॉर्मूला बच्चों? PE साइन थीटा। दिख रहा है आपको? ये बन गया PE साइन थीटा। तो नेट टॉर्क आ गया PE साइन थीटा। अच्छा एक चीज़, ये PE साइन थीटा और PE कॉस थीटा आता है तो आप शायद डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। तो क्या यहाँ पे PE साइन थीटा है, तो क्या उसको हम डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म में लिख सकते हैं? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बस 1 मिनट 2 मिनट में ख़त्म कर लेते हैं इस टॉपिक को। ये है हमारे पास टॉर्क PE साइन थीटा बच्चों। ठीक है, तो क्या हम PE साइन थीटा को टॉर्क P क्रॉस E लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो तो? क्योंकि ये साइन थीटा जो होता है, ये थीटा एंगल होता है, किसके किसके बीच में एंगल होता है ये? तो भाई P के बीच का और E के बीच का, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और किसके बीच का? डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल कहलाता है ये थीटा। तो एंगल बिटवीन द P एंड E बोल सकते हैं इस थीटा को। तो टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे? डाइपोल मोमेंट की टर्म में, तो P क्रॉस E, और अगर ऐसे लिखना है तो PE साइन थीटा। क्लियर है इतना? थीटा क्या है? द एंगल बिटवीन P एंड E, मतलब डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। क्लियर है? आप देख भी रहे थे ना बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था और ये डाइपोल मोमेंट है, इन्हीं के बीच का तो एंगल था ये हमारे पास थीटा, यही तो था। ठीक, ओके, ये था हमारे पास। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और ये था हमारे पास डाइपोल मोमेंट, इनके बीच का एंगल ये थीटा था हमारे। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे का कॉन्सेप्ट। अभी फिलहाल के लिए इतना